प्रकृति से जीवन जीने की कला सीखें। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए इससे कुछ सीखें। पृथ्वी पृथ्वी जगत की माता है। यह हमें माता का प्यार देती है। धूप गर्मी सब सहते हुए हमारा भरण पोषण करती है, उफ तक नहीं करती। इससे हम सेवा का भाव ले सकते हैं। सब कुछ सहते हुए सेवा भाव रखें। धरती को शुद्ध रखें, इसे प्रदूषित न करें। जल जल हमारा जीवन है। यह भी हमारी प्यास मिटाती है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें जल की तरह निर्मल और सभी के प्यास बुझाने हैं। निर्मल और संयम रखकर हम सभी की प्यास बुझा सकते हैं। साथ ही जल को प्रदूषित न करें। अग्नि अग्नि एक ऐसा तत्व है जो दो तरह से कार्य करती है। यह हमें ऊर्जा और ताप प्रदान करती है। अग्नि तत्व के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अधिक मात्रा में ताप नुकसानदायक और विनाशकारी हो सकता है। अग्नि से बहुत नुकसान होता है। दूसरी तरफ हम हवन अग्नि तत्व के बिना नहीं कर सकते। अग्नि क्रोध और चिंता का भी सूचक है। अधिक क्रोध और चिंता स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अग्नि का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में तप कर अपने आप को सहनशील और परिपक्व बना सकते हैं। वायु अब चौथा तत्व वायु है। यह तो प्राण शक्ति है। इसके बिना तो आप जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी हर सांस आपको जीवित रखती है, लेकिन हम आज उसी हवा को दूषित कर रहे हैं। हमारा जीवन अल्पायु हो गया है। वायु से हमें निरंतर चलते रहने और सबको सुख पहुंचाने की सीख लेनी चाहिए। हमारा काम लोगों को जीवन देने का होना चाहिए, न कि जीवन लेने का। आकाश पांचवां तत्व है आकाश, यानी सबसे महीन तत्व। आकाश विस्तृत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी भी कोई सीमा नहीं है। हमारा हृदय भी आकाश की तरह विस्तृत और विशाल होना चाहिए, संकीर्ण नहीं। इसके अलावा प्रकृति के अन्य अंग हैं। नदी, तालाब, समुद्र, पहाड़, पेड़, पक्षी, सूर्य, चंद्र, बादल, वर्षा आदि। इनका भी प्रकृति के संरक्षण में बहुत बहुत योगदान है। हम इन्हें भी दूषित कर रहे हैं। इनसे भी हम सेवा भाव ले सकते हैं। साथ ही इनका ध्यान भी हमें रखना है। समुद्री के पानी की तरह खारा मत बनिए। नदी और तालाब के पानी की तरह साफ और मीठा बनिए। पहाड़ की तरह अडिग रहिए। सूर्य की तरह प्रकाश दीजिए। चंद्र की तरह शीतलता, बादल की तरह छाया और राहत। जानवरों और पक्षियों की देखभाल करें। पेड़ों की तरह सभी छाया प्रदान करें। संचय की प्रकृति हमें संकुचित और अभिमानी बनती है। अधिक संचय हमारी जीवन पद्धति को प्रभावित करता है। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही संचय करें। सुख और शांति का यही राज है। अगर हम प्रकृति से कुछ सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। आपको यह लेख कैसा लगा, अवश्य सूचित करें। ओम शांति। प्रकृति प्रकृति से जुड़ने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे लाभ होता है। स्कॉटलैंड प्रकृति के साथ हमारा संबंध। हम अपने प्राकृतिक परिवेश पर कितना ध्यान देते हैं, उसके बारे में कितना सोचते हैं और उसकी कितनी सराहना करते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और संकट को रोकने में एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकृति कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और हमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण है। जब मानसिक स्वास्थ्य लाभों की बात आती है, तो प्रकृति की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसका मतलब पार्क, वुडलैंड या जंगल जैसे हरे भरे स्थान हो सकते हैं, और साथ ही नदियाँ, आर्द्र भूमि, समुद्र तट या नहरें जैसे नीले स्थान भी हो सकते हैं। इसमें शहरी सड़क पर पेड़, निजी उद्यान, किनारे और यहाँ तक कि इंडोर पौधे या खिड़की के बक्से भी शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रकृति संबंधी वृत्तचित्र देखना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा साबित हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रकृति के मानसिक स्वास्थ्य लाभ हम में से लगभग हर किसी को उपलब्ध कराए जा सकते हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हों। यह रिपोर्ट इस बात का सारांश प्रस्तुत करती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण और लाभकारी है। रिपोर्ट में विशिष्ट समूहों के लिए प्रकृति के लाभों तक असमान पहुंच और उस असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर प्रकाश डाला गया है। महामारी के दौरान प्रकृति ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन में अपने शोध के माध्यम से हम जानते हैं कि बाहर समय बिताना लोगों को कोविड-19 महामारी के तनाव से निपटने में सक्षम बनाने वाले प्रमुख कारकों में से एक रहा है।
महामारी के दौरान यूके में लगभग आधे 45% लोगों ने हमें बताया कि पार्कों जैसे हरे भरे स्थानों पर जाने से उन्हें इससे निपटने में मदद मिली। हमारे निष्कर्ष अन्य शोधों से भी मेल खाते हैं, जिसमें पाया गया है कि लोगों का प्रकृति की यात्रा करना और उस पर ध्यान देना उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति के साथ संबंध मानसिक स्वास्थ्य लाभों को अनलॉक करने में मदद करता है, और यह हमें इस बारे में आवश्यक सुराग भी देता है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए इन लाभों को कैसे अधिकतम कर सकते हैं। गुणवत्ता मायने रखती है। प्रकृति से जुड़ना महत्वपूर्ण है। प्रकृति में समय बिताना हमारे लिए कई कारणों से अच्छा है। ताज़ी हवा और व्यायाम को लंबे समय से कई लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करने के तरीके के रूप में सुझाया जाता रहा है। अब सबूत बताते हैं कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की गुणवत्ता हमारे कल्याण पर इसके सकारात्मक प्रभाव का एक कारण है। शोधकर्ता आदर्श संबंध का वर्णन करने के लिए जुड़ाव शब्द का उपयोग करते हैं। जुड़ाव का मतलब है कि हम प्रकृति से किस तरह जुड़ते हैं और प्रकृति का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ एक मजबूत संबंध का मतलब है हमारे प्राकृतिक परिवेश के साथ एक करीबी रिश्ता या भावनात्मक लगाव महसूस करना। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव विकसित कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियां जिनमें इंद्रियां शामिल होती हैं, प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव विकसित करने में मदद कर सकती है। साथ ही ऐसी गतिविधियां जिनमें हम करुणा जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, सुंदरता को समझते हैं या प्रकृति में अर्थ खोजते हैं। उदाहरण के लिए, हम पक्षियों के गीत ध्यान से सुनकर या पेड़ों की छाल को छूकर प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं। फूलों की खुशबू लेना या बगीचे में बल्ब लगाते समय अपनी उंगलियों के बीच मिट्टी को महसूस करना भी प्रकृति से जुड़ने के बेहद कामुक तरीके हैं। प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा प्रकृति में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने पसंदीदा प्राकृतिक स्थान के बारे में एक कविता लिखना या पसंदीदा सैर पर विचार करना हमें सचेत रूप से प्रकृति में अच्छी चीज़ों को देखने, विचार करने और सराहना करने में मदद करता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग अधिक खुश रहते हैं। शोध से पता चलता है कि जो लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं, वे आम तौर पर जीवन में ज़्यादा खुश रहते हैं और उन्हें लगता है कि उनका जीवन सार्थक है। प्रकृति कई तरह की सकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकती है, जैसे शांति, खुशी, रचनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ावा दे सकती है। प्रकृति से जुड़ाव खराब मानसिक स्वास्थ्य के निम्न स्तर से भी जुड़ा है, विशेष रूप से अवसाद और चिंता के निम्न स्तर से। शायद ये आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखने वाले लोगों में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार, जैसे कि वस्तुओं को रिसाइकिल करना या मौसमी भोजन खरीदना भी अधिक होता है। इससे और भी लाभ होने की संभावना है अगर ये पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां प्रकृति में सुधार ला सकती हैं, जिसका हम आनंद ले सकते हैं। विनाशकारी पर्यावरणीय खतरों के समय में लोगों और पर्यावरण के बीच एक मजबूत पारस्परिक रूप से सहायक संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। हरा भरा और शांत। हमें उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक स्थानों से लाभ मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक स्थान हमारे और हमारी भलाई के लिए बेहतर हैं। गुणवत्ता का मतलब उच्च जैव विविधता, पौधों और वन्य जीवों की एक विस्तृत विविधता हो सकता है। चाहे हम ग्रामीण या शहरी स्थानों पर हों, प्रकृति की कुछ विशेषताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें पेड़ों, पौधों और घास में हरे की मात्रा, पौधों और वन्य जीवों की विविधता और शांत परिदृश्य शामिल हैं, जो शांत और शांत महसूस करते हैं। प्रकृति के स्थानों में साफ सफाई, जैसे कि कूड़े कचरे का न होना, भी इस बात का एक कारक है कि बाहर समय बिताने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कितना लाभ होता है। स्वच्छ प्राकृतिक क्षेत्र अवसाद की कम दरों से जुड़े हैं। प्रकृति हर जगह है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली प्रकृति समान रूप से उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रकृति हर जगह पाई जा सकती है। उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक स्थान, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सबसे अधिक मदद करते हैं, यूके में सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक अधिक जटिल तस्वीर है, न कि यह कि हम उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक स्थान से कितनी दूर रहते हैं। निकटता निश्चित रूप से एक कारक है,
वंचित समुदायों के पास उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक स्थान के पास रहने की संभावना सबसे कम है। शायद आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रामीण निवासियों की तुलना में प्रकृति से उतना जुड़ने की संभावना कम रखते हैं जितना वे चाहते हैं, और बिना बगीचे वाले लोगों की तुलना में बगीचे वाले लोगों की संभावना कम है। विशेष रूप से युवा वयस्कों को प्रकृति से जुड़ने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। विकलांगता या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त लोगों को अक्सर पहुंच में विशेष बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब प्राकृतिक स्थानों में समावेशिता को ध्यान में नहीं रखा जाता है या वहां पहुंचने योग्य मार्गों का अभाव होता है। कुछ समूहों के लिए, जिनमें अनेक महिलाएं, युवा लोग, विकलांग लोग और जातीय अल्पसंख्यक लोग शामिल हैं, प्रकृति स्थल दुर्गम या कम आनंददायक लग सकते हैं क्योंकि वे सुरक्षित नहीं हैं। शारीरिक नुकसान, यौन उत्पीड़न, घृणा अपराध या भेदभाव के जोखिम से इनमें से कई समूहों के लिए इस असमानता का दोहरा प्रभाव है। ऊपर वर्णित कई समूह न केवल इन पहुंच बाधाओं के परिणाम स्वरूप प्रकृति से जुड़ने के कल्याणकारी लाभ से कम लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि ये हमारी आबादी के ठीक वही समूह हैं जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के सबसे अधिक जोखिम में हैं। प्रकृति के स्थानों में पहुंच की असमानता को कम करने और सभी समूहों को उनकी भलाई के लिए प्रकृति से जुड़ने से लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए पहल के अच्छे उदाहरण हैं। उच्च गुणवत्ता वाले शहरी पार्क, जिन्हें पहुंच को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, अधिक लोगों को प्रकृति का आनंद लेने और उससे जुड़ने में सक्षम बना सकते हैं। अन्य समाधानों में हमारी सड़कों के किनारे फूल और पेड़ लगाना या यहाँ तक कि प्राकृतिक आवासों को फिर से बनाना शामिल है, जहाँ सड़क जैसे नए मानव विकास का निर्माण किया गया है। इन्हें ग्रीन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। नीतिगत सिफारिशें। स्कॉटलैंड में इस वर्ष होलीरूड चुनाव से एक महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हुआ है, जिसमें अगली स्कॉटिश सरकार के लिए नीति को और विकसित करने तथा प्रकृति के साथ संबंध को समर्थन देने वाली निधि उपलब्ध कराने की संभावना है, जो स्कॉटिश जैव विविधता रणनीति और जलवायु परिवर्तन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य स्कॉटलैंड अधिनियम 2019 पर आधारित है। स्कॉटलैंड में परिवर्तन के लिए जनता की स्पष्ट इच्छा भी है। स्कॉटलैंड में हमारे सर्वेक्षण में 3/4 72% उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि उन्हें लगता है कि सरकार को लोगों को प्रकृति से जुड़ने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यहाँ हम स्कॉटिश सरकार के समक्ष 8 नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत कर रहे हैं जो सभी के लिए प्रकृति से जुड़ाव का समर्थन करेंगी। हम स्कॉटिश सरकार से प्रकृति और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी नीतियों के निर्माण में प्रकृति के साथ संबंध पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हैं। प्रकृति के साथ संबंध प्रत्येक नीति की प्रभावशीलता का माप होना चाहिए, न कि प्रकृति में बिताए गए समय या प्रकृति की यात्राओं की संख्या को मापना। सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ हरित स्थानों की गारंटी के लिए एक राष्ट्रीय हरित स्थान रणनीति शुरू की जानी चाहिए, ताकि स्कॉटलैंड के बाहरी दुनिया के साथ संबंधों में बदलाव लाया जा सके और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाया जा सके। स्थानीय प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप तथा स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में स्थानीय हरित स्थान रणनीति विकसित करनी चाहिए। स्थानीय प्राधिकारियों को पार्कों और समुद्र तटों की सफाई, सुरक्षा और सुगमता के स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए। स्कॉटिश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में नए आवास के लिए मास्टर प्लान में उच्च गुणवत्ता वाली हरित जगह और नीली हरित अवसंरचना शामिल हो। स्कॉटिश सरकार को स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने, तनाव को कम करने तथा एकाग्रता और उपलब्धि में सुधार लाने के लिए पाठ्यक्रम आधारित और साहसिक तरीकों को तेजी से बाहरी शिक्षा में विस्तारित करना चाहिए। स्कॉटिश सरकार को खाद्य उत्पादन और बागवानी समुदाय समूहों में निवेश करना चाहिए, जो सशक्तिकरण को बढ़ा। शीतकालीन संक्रांति अब बस आने ही वाली है। 21 दिसंबर को 10:02 पर एक महत्वपूर्ण दिन जो दिनों के बढ़ने और अंततः वसंत के शुरुआती संकेतों का वादा करता है। हालांकि सर्दियों की आधिकारिक शुरुआत के रूप में यह अपने आप में हमें यह स्वीकार करने के लिए उकसाता है कि सर्दियों के महीने अब आ चुके हैं और हमारे सामने धीमा होने, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने और रिकवरी और बहाली के अवसर की सराहना करने के लिए पर्याप्त समय है।
जिसकी इस साल पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। धीमापन मेरे सबसे प्रिय प्राकृतिक खेल सिद्धांतों में से एक है, इसलिए मुझे इस साल आभासी रूप से हाइगे इन द अर्ली ईयर्स की किम्बरली स्मिथ से मिलने और उन्हें जानने में बहुत खुशी हुई। फ्रिलुफ्टस्लिव पर उनके शरद ऋतु सम्मेलन में भाग लिया। ऐसा लगता है कि निकटवर्ती संक्रांति धीमा होने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास करने का सही समय है। बाहर रहना और जीवन की सराहना करना, जैसा कि छोटे बच्चे करने में बहुत अच्छे होते हैं। शायद यह रीसेट हमें आने वाले वर्ष में प्राकृतिक दुनिया को वास्तव में नोटिस करने और उससे अधिक गहराई से जुड़ने के लिए तैयार कर सकता है। हालांकि मैं पहले से ही बाहरी जीवन के प्रति इस गहरे सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में जानता था, किम्बरली के पोस्ट ने मुझे और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। शुरुआत के लिए मैं हैंस गेल्टर के इस आकर्षक पेपर की सिफारिश करता हूँ। एक अच्छे संयोग से नर्सरी वर्ल्ड के दिसंबर के अंक में मेरेडिथ जोन्स रसेल द्वारा फ्रिलुफ्टस्लिव पर एक लेख भी है और निश्चित रूप से फ्रोबेलियन सोच और अभ्यास के साथ भी बहुत प्रतिध्वनि है, खासकर धीमी शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में। तो किम्बरली को इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद, जहां आप अच्छी तरह से जीवन जी सकें और सीख सकें। किम्बरली ने अपनी वेबसाइट पर भी बहुत कुछ पेश किया है, जिसमें उनकी वॉन्डरलस्ट चाइल्ड नेचर स्टडी भी शामिल है। एक नज़र ज़रूर डालें। इस बीच हम आप सभी को एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और विश्रामपूर्ण तथा आउटडोर गतिविधियों से भरपूर क्रिसमस अवकाश की शुभकामनाएं देते हैं। ईसीओ ब्लॉग भी 2 सप्ताह की छुट्टी ले रहा है, इसलिए हम आपको नए साल की शुरुआत में देखेंगे। हम अक्सर स्कैंडिनेविया की ओर देखते हैं और ऐसा लगता है कि जब जीवन की अच्छी गुणवत्ता की बात आती है तो उनके पास सभी उत्तर हैं। संयुक्त राष्ट्र रैंकिंग के अनुसार न केवल डेनमार्क को अक्सर दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है,